Welcome to Daily Current Affair. Today is 24th of February 2023. The question is Indian Council of Agriculture Research, that is ICAR, developed new variety of wheat named that is AHD 3385. तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च जो है उन्होंने एक डेवलप किया है गेहूं की एक नई प्रजाति जिसका नाम है HD 3385. तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च दैट इज़ ICAR हैज़ डेवलप्ड न्यू वैरायटी ऑफ वीट मतलब कि गेहूं की एक नई वैरायटी है जिसका नाम है HD 3385. ठीक है, इसका मेन फ़ायदे क्या है? इसके फ़ायदे ये हैं कि इसमें जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, आजकल बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कभी कभी बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, ठीक है, कभी सूखा पड़ जाता है. तो इस क्लाइमेट चेंज के को से निपटने के लिए जो है वो एक नई प्रजाति खोजी गई है गेहूं की, उसका नाम है HD 3385. तो जो क्लाइमेट चेंज का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. और राइजिंग जो हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है आजकल, देखो फरवरी में ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो फरवरी में ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, राइजिंग हीट हो रहा है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है आपके गेहूं के ऊपर. तो राइजिंग हीट और क्लाइमेट चेंज का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, इसको हम अर्ली सोइंग मतलब कि इसको बीजते हैं, बहुत ही पहले हम इसको बीज देते हैं और मार्च के एंड में हम इसको निकाल देते हैं. वैसे जो गेहूं होता है ना वो अप्रैल मई के आसपास जो हम इसको निकालते हैं, बट इसको कब निकालेंगे? एंड ऑफ मार्च में हम इसको निकाल सकते हैं. ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड रिसेंटली अनाउंस्ड सेटिंग अप ए कमेटी. ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक कमेटी बनाएगी to monitor the situation arising due to the rise in temperature and its impact on the current wheat crop. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट क्या करेगी, एक कमेटी बनाएगी जो ये देखेगी कि राइज जो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है इसमें और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास. ठीक है, जिस और इनका क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे पास किसके ऊपर? गेहूं के ऊपर. ICAR has registered the new variety that is HD 3385. ठीक है, इसका नाम आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विद द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी दैट इज़ PPVFRA. ठीक है, अबाउट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये क्या है? ये एक ऑटोनोमस बॉडी है. ठीक है, इसका जो पहले नाम होता था वो होता था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि 1929 को बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है. तो यूनियन मिनिस्टर जो एग्रीकल्चर के हैं इसके प्रेसिडेंट होते हैं, ICAR के प्रेसिडेंट होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि आज कौन है? आजकल नरेंद्र सिंह तोमर जी इसके मिनिस्टर है. तो आपने याद रखना है कि न्यू जो वैरायटी है गेहूं की उसका नाम है HD 3385, जिसका क्लाइमेट चेंज और राइजिंग हीट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. वेदांता और फॉक्सकॉन सेलेक्ट्स डैश डैश फॉर इट्स फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन इंडिया दैट इज़ दी डोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन. ठीक है, जो ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है अहमदाबाद गुजरात में, वहाँ पे वेदांता और फॉक्सकॉन ये दोनों कंपनियां मिलके क्या बनाएंगी? एक सेमीकंडक्टर का एक प्लांट लगाएगी. ठीक है, उसको बोलते हैं फर्स्ट, जो कि ये प्लांट होगा ये इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट होगा जो कि अहमदाबाद गुजरात दैट इज़ धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के ऊपर हम इसको बनाएंगे. ठीक है, तो वेदांता और फॉक्सकॉन ने सितंबर 2022 में ये MOU साइन किया था कि वो आपस में मिलके एक फर्स्ट जो सेमीकंडक्टर प्लांट है इंडिया में खोलेंगे दैट इज़ इन गुजरात में. ठीक है, गुजरात की गवर्नमेंट ने इसमें इन्वेस्ट करेगी 1,54,000 करोड़ रुपीज़. ठीक है, टू सेटअप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. ठीक है, यहाँ पे हम बहुत सारे सेमीकंडक्टर बनाएंगे. ठीक है, और जो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं जिस तरह से मॉनिटर हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वॉचेज़ हैं, तो इस तरह की यूनिट्स भी ये यहाँ पे बनाएगी दैट इज़ डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हम यहाँ पे बनेगा. ठीक है, मतलब कि इनकी जो लैपटॉप्स की जो डिस्प्ले हैं, फ़ोन की डिस्प्ले हैं, तो इस तरह की जो डिस्प्लेज़ हैं वो भी यहाँ पे बनेगी. तो ये आपने याद रखना है, ये पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया का दैट इज़ ढोलेरा अहमदाबाद गुजरात में. और इसमें 1 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है इंडिया के लोगों के लिए अराइज होंगी. ठीक है, इसमें बहुत सारे ह्यूज सब्सिडी एंड इंसेंटिव्स सच एज जीरो स्टैम्प ड्यूटी भी इसमें इन कंपनीज़ के लिए एक तरह का क्या है? एडवांटेज है. वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी में भी सब्सिडी दी गई है. एंड अंडर द कौन सी पॉलिसी के अंडर ये काम हो रहा है? ये काम हो रहा है गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो 2022 से 2027 तक चलेगी, इसके अंतर्गत ये काम हो रहा है.
तो इस तरह की सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाने वाला जो स्टेट है वो गुजरात सबसे पहला स्टेट है, और गुजरात में ही पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी जो है इंडिया की वो बन रही है। अब वेदांता ग्रुप के बारे में जानते हैं। वेदांता क्या है? एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में है, और इसके जो चेयरमैन है आजकल दैट इज़ अनिल अग्रवाल जी इसके चेयरमैन है। Who has been appointed as new drug controller general of India, that is a राजीव रघुवंशी। तो राजीव रघुवंशी जी को क्या बनाया है? न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बनाया है। ठीक है, तो राजीव सिंह रघुवंशी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI, दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड और कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, राजीव सिंह रघुवंशी इज़ अ क्या थे ये? फॉर्मर इंडिया फार्माकोपिया मिशन सेक्रेटरी कम साइंटिफिक एडवाइज़र, साइंटिफिक डायरेक्टर जो है ये इस ऑर्गेनाइजेशन के थे। ठीक है, राजीव सिंह रघुवंशी विल सरफेस्ड डॉक्टर PBN प्रसाद। ठीक है, जो PBN प्रसाद है आजकल इसके ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, दैट इज़ PBN प्रसाद आजकल है, और 28 फरवरी 2023 तक ये रहेंगे। उसके बाद कौन आ जाएंगे? राजीव सिंह रघुवंशी 28 तारीख के बाद आएंगे, 1 मार्च से। कब तक रहेंगे? फरवरी 28 2025 तक ये क्या रहेंगे? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज़ राजीव रघुवंशी। अबू धाबी जो कि UAE में है, अबू धाबी डिफेंस फर्म इंक्ड MOU विद डैश डैश एट UAE's डिफेंस एक्सपो, दैट इज सी हॉल। ठीक है, तो हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक लिमिटेड है, हॉल का मतलब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो कि एरोस्पेस कंपनी है, कहाँ की? इंडिया की। ठीक है, और अबू धाबी की जो डिफेंस फर्म है जिसका नाम है एज। ठीक है, इन दोनों के बीच में, एज एंड हॉल के बीच में क्या हुआ है? एक तरह का MOU जो है वो साइन हुआ है। क्या MOU साइन हुआ है? जो टेक्नोलॉजी हमारे हॉल के पास है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के पास जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ हम एज की टेक्नोलॉजी के साथ करेंगे। ठीक है, और जो एज के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है वो कौन यूज़ करेगा? हॉल आपस में अपने आप में यूज़ करेगा। तो इस तरह की ये अंडरस्टैंडिंग हुई है, MOU हुआ है, डिफेंस MOU बोलते हैं इसको। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह का लाभ देने वाला है दोनों कंट्री को। ठीक है, दो MOU इज साइन टू एग्जामिन द पोटेंशियल एरिया ऑफ कोलाब्रेशन, एक दूसरे के साथ कोलाबरेट करेंगे, सच एज कोलाबरेटिव डेवलपमेंट इन मिसाइल सिस्टम, जिस तरह के जो मिसाइल सिस्टम है उनको बनाने के लिए, और जो ड्रोन्स हैं उनको बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, मिसाइल बनाने के लिए और ड्रोन्स बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे एज से हॉल की तरफ और हॉल से एज की तरफ। ठीक है, तो दो बोथ बिजनेस विल ऑल्सो इन्वेस्टिगेट द यूज़ ऑफ हॉल्स टाइनी गैस टरबाइन इंजन। ठीक है, हॉल के जो टाइनी गैस टरबाइन इंजन है वो हम एज के गाइडेड वेपन में यूज़ करेंगे, और एज की जो GPS जैमिंग एंड स्पूफिंग टेक्नोलॉजी है उसको हम हॉल के प्लेटफॉर्म में यूज़ करेंगे, मतलब कि एक्सचेंज करेंगे हम एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी का। ठीक है, एट एज एंड हॉल टॉप नॉच फैसिलिटी इन द UAE एंड इंडिया द टू बिजनेस विल टुक इन कॉर्पोरेटिंग मिशन कंप्यूटर्स ट्रेनिंग प्रोग्रामर्स। ठीक है, एंड द यूज़ ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटालिक पार्ट्स। मतलब कि यही है मोटा मोटा, आपने आइडिया याद रखना है कि जो हॉल की टेक्नोलॉजी है वो हमने एज में यूज़ करनी है, जो एज की टेक्नोलॉजी है वो हमने हॉल में यूज़ करनी है, और दोनों आपस में कोलैबोरेट करेंगे ताकि बहुत सारी मिसाइल्स बनाएं और बहुत सारे क्या बनाएं? ड्रोन्स बनाएं। तो ये इनका मेन मोटिव है। द फर्स्ट सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज़, दैट इज़ ए सीटल। तो सीटल एक सिटी है कहाँ की? USA की, जो कि बैन कर रही है किसको? कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन को, मतलब कि वहाँ पे बिल्कुल भी कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो यूनाइटेड स्टेट की ये सिटी है, इसका नाम है सीटल, द सीटल सिटी काउंसिल। ठीक है, जो USA की एक सिटी है जिसका नाम है सीटल। ठीक है, तो वहाँ की सिटी काउंसिल ने ये पास कर दिया है ऑर्डिनेंस। ठीक है, कि जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं जो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रेस के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी जेंडर के हो, किसी भी आइडेंटिटी के हो, उनके ऊपर कोई भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया? कंप्लीटली बैन किया है। तो ये पहली सिटी बन गई है यूनाइटेड स्टेट की, दैट इज़ सीटल, जिन्होंने इस तरह का जो बैन लगाया है कास्ट की डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। कास्ट ओप्रेस्ड, जो कास्ट ओप्रेस्ड पीपल है जिनके ऊपर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो एक तरह की क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अंडर दिस लॉ।
विच फॉरबिड्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हाउसिंग में, पब्लिक फैसिलिटीज़ में और अदर सेटिंग्स, मतलब कि जितनी भी वहाँ की चीज़ें हैं, जितने भी वहाँ पे वर्किंग है, वहाँ पे बिल्कुल भी आपकी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये यूनाइटेड स्टेट की, यूएसए की पहली सिटी बन गई है, सीटल सिटी, जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने कम्प्लीटली बैन कर दिया है। Which country surpassed India as the world's sixth biggest equity market? That is B, UK। पहले क्या था, पहले इंडिया 6 नंबर पे था, किसमें, इक्विटी मार्केट के ऊपर। मार्केट, इक्विटी मार्केट मतलब कि जिस तरह से हमारे पास निफ्टी होता है ना, शेयर बाज़ार होता है कि कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है, जितना ऊपर जा रहा होता है उतनी ग्रोथ हो रही होती है कंपनीज़ की, जितने नीचे जाता है तो हमारी कंपनीज उतनी ही नीचे जाती है। तो हम 6 नंबर पे थे इस मामले में, बट यूनाइटेड किंगडम जो यूके है उन्होंने हमें 7वें नंबर पे धकेल दिया है, और 6 नंबर पे कौन आगे है, यूनाइटेड किंगडम वाले 6 नंबर पे आगे हैं। क्यों आगे हैं, अभी आपको कुछ दिन पहले पता था कि अडानी हिंडनबर्ग की कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अडानी के शेयर हैं, जो इंडियन मार्केट के जो शेयर हैं, उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से ये डिक्रीज़ जो है वो आया हुआ है। इंडिया 6ठे नंबर से 7वें नंबर पर लुढ़क गया है, ठीक है। अब ये अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या है, ठीक है, अडानी ने क्या बोला था, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है ना, उन्होंने क्या बोला है कि जो अडानी है ना, उसके साथ जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल भी फ्रॉड, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड में विश्वास रखते हैं, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें फ्रॉड किया है, तभी जो है इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है हमारी अडानी की। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो अडानी के शेयर है ना, उनमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखी गई है पिछले 1 महीने से। ये काफ़ी ज़्यादा शेयर जो इनके वैल्यू घट रही है, जिसकी वजह से हमारा जो निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स है वो भी डाउन जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, हम सिक्स पोजीशन से 7th पोजीशन में के नंबर पे आ गए हैं, ठीक है। 6 नंबर पे 6th बिगेस्ट इक्विटी मार्केट कौन बनी है, यूनाइटेड किंगडम, और 7th कौन पे आ गया है, इंडिया जो है 7th नंबर पे आ गया है। अमृता नगरोथना, ठीक है, अमृता नगरोथना स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट, दैट इज बी, कर्नाटका, ठीक है। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, अमृता नगरोथना, नगरोथना मतलब कि नगर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो सिटी है उसको अच्छा बनाना है, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट करनी है, इसके लिए ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की गई है बाय कर्नाटका। अब कर्नाटका की सबसे बड़ी सिटी कौन है, कर्नाटका की सबसे बड़ी सिटी है बेंगलुरु, ठीक है। तो बेंगलुरु के डेवलपमेंट के लिए हमने जो है ये स्कीम लॉन्च की है, दैट इज़ अमृता नगरोथना, ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के, बसवराज बोमई, उन्होंने 9,698 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो वो लॉन्च किया है, कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है, फॉर बजट 2023-24 तक, ठीक है, फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द बेंगलुरु सिटी। बेंगलुरु सिटी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमने बनाना है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप करना है, ठीक है। अंडर दिस स्कीम 6,000 करोड़ के तो आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द बेंगलुरु, 6,000 करोड़ जो वहाँ पे इन्वेस्ट किए जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ 108 किलोमीटर रोड, ठीक है, 108 किलोमीटर के जो रोड है उनको हमने डेवलप करना है, उनको हाई डेंसिटी कॉरिडोर बनाना है, और बाकी जो पैसा है वो सारे और कामों में और डेवलपमेंट करने के लिए, बेंगलुरु सिटी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, एडवांस बनाने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट जो वो चला रही है, कौन, कर्नाटका गवर्नमेंट, जिस स्कीम का नाम है अमृता नगरोथना स्कीम। Avian influenza H5N1 detected in government poultry farm at, that is a Bokaro, Jharkhand. So National Institute of High Security Animal Disease ICAR भोपाल ने इसको क्या किया है, कंफर्म किया है कि एवियन इन्फ्लुएंजा जिसका नाम है H5N1, ठीक है, उसके जो सैंपल है वो रिसीव हुए हैं कहाँ से, जो गवर्नमेंट का पोल्ट्री फार्म है, कहाँ पे, बोकारो झारखंड में, तो वहाँ से ये फाउंड हुआ है। तो द प्रेजेंस ऑफ H5N1 वेरिएंट वाज कन्फर्म्ड इन ए प्रोटीन रिच ब्रीड ऑफ चिकन, ठीक है। जो चिकन होते हैं, चिकन मतलब कि जो मुर्गे और मुर्गियाँ होती हैं, उनमें जो है ये H5N1 जो वेरिएंट है, ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा का, वो पाया गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कड़कनाथ, ठीक है, अपना नाम याद रखना है, इसको बोलते हैं हम कड़कनाथ, एट ए फार्म इन लोचन चाल, ठीक है, जो लोचन चाल है यहाँ पे ये फाउंड किया गया है, ठीक
ठीक है। जो हमारे पास फार्म है उसका नाम है कड़कनाथ, जो कि फार्म है कहाँ पे, लोचन लाल में। ठीक है। द लास्ट इंसिडेंट ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इसी जो झारखंड है यहाँ पे जनवरी 2019 में भी इसका एवियन इन्फ्लुएंजा का एक केस जो है वो रिपोर्ट किया गया था। ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये वाली न्यूज़, तो इसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, ये आपने काफ़ी याद रखना है, क्योंकि एवियन इन्फ्लुएंजा का नाम क्या है, H5N1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं बर्ड फ्लू, ठीक है, बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। बर्ड फ्लू किस में प्रोड्यूस होता है, जो फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स होती हैं, लाइक जिस तरह मुर्गे मुर्गियाँ होती हैं, टर्कीज़ होते हैं, कोयल होते हैं, गुआना होते हैं, फॉल होता है, तो इनमें ये जनरेट होता है, एक तरह का वायरस होता है। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स में ये वायरस होता है। ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा इज ए वायरस, ठीक है, और ये एक तरह का सब टाइप्स, इसके जो सब टाइप्स होते हैं वो होते हैं AH5N1, AH7N9, AH9N2 एंड AH10N3। ठीक है, और इसके टाइप BC भी होते हैं, और जो टाइप BC होते हैं ना वो ह्यूमंस को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तभी ये जो बर्ड फ्लू है इसको हम लाइटली नहीं लेते हैं। इसमें जो आजकल जो मरते हैं ना वो मुर्गे मुर्गियाँ वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा मरते हैं। ठीक है, अब B और C जो टाइप है एवियन इन्फ्लुएंजा का वो ह्यूमंस को भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ये एक तरह का वायरस होता है, तो इन्हीं सब से बचने के लिए जो है बहुत सारे कदम जो है वो आजकल उठाए जा रहे हैं। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन H5N1 के बारे में याद रखनी है। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके जो नमामि गंगे एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है अप्रूव्स 9 प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 1200 करोड़ रुपीज़। ठीक है, डी इसका आंसर है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, आपने नाम सुना होगा कि काफ़ी टाइम पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है NMCG वो लॉन्च किया था। तो इसकी जो मीटिंग है 47th मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नमामि गंगे, ठीक है, वो 22 फरवरी को हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ J अशोक कुमार, डायरेक्टर जनरल ऑफ NMCG। ठीक है, इसके अंतर्गत हम 9 प्रोजेक्ट जो है जो गंगा नदी है उसको साफ करने के लिए हमने 9 प्रोजेक्ट जो है वो चलाए हैं, जिनकी कॉस्ट है 1278 करोड़ रुपीज़। ठीक है, उसको जो है क्या किया है, अप्रूव किया है इन दिस मीटिंग। इसमें जो 7 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, वो किसके लिए है, पोल्यूशन इन द गंगा बेसिन, गंगा बेसिन में जो पोल्यूशन है उसको रिमूव करने के लिए है। और 2 क्या है हमारे पास, जो घाट्स हैं, गंगा के जो घाट्स हैं, 2 प्रोजेक्ट जो है जो गंगा से के घाट हैं उनको उनके डेवलपमेंट के लिए जो है 2 प्रोजेक्ट जो है वो चालू किए गए हैं। तो 7 + 2 दैट इज़ 9 प्रोजेक्ट टोटल ये है। ठीक है, जो गंगा जो है कहाँ कहाँ पे बहती है, आपको पता है कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का थोड़ा बहुत एरिया, तो बिहार का एरिया, तो वह यहाँ पे जो है हमारे पास गंगा नदी जो है चली जाती है। तो वेस्ट बंगाल में 123 करोड़ रुपए लगेंगे, उत्तर प्रदेश में 422 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश का जो मेजर प्रोडक्ट है कॉस्टिंग का, उसकी जो कॉस्टिंग है वो 511 करोड़ रुपए जो वो अप्रूव किया है। ठीक है, और यूपी में जो रिवर काली है ईस्ट की तरफ, ठीक है, उसके ठीक है ईस्ट डेवलप्ड इन सेतु कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड सिस्टम एट 8 लोकेशन इन मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर। ठीक है, और उसके लिए जो रिवर काली है उसके लिए 95.47 करोड़ रुपए जो वो दिया गया है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने टोटल रखना है कि हमारे पास 9 प्रोजेक्ट है और 1278 करोड़ रुपए के वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और बिहार में भी जो पैसा दिया है वो 10 करोड़ रुपए दिया है, किसके लिए, अटल घाट मांझी उनको डेवलप करने के लिए। ठीक है, फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसके मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है, उसका पोल्यूशन, उस प्रोजेक्ट का नाम है पोल्यूशन इन्वेंटराइजेशन असेसमेंट एंड सर्विलेंस ऑन रिवर गंगा बेसिन। तो रिवर गंगा के बेसिन के ऊपर जितना भी हमारे पास पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए, उसको हटाने के लिए, उसके असेसमेंट के लिए, ठीक है, उसको हटाने के लिए एक जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, उसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका है 114.42 करोड़ रुपीज़। तो आपने याद रखना है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट को के लिए कितने पैसे दिए गए हैं, 1200 करोड़ रुपीज़ जो है वो दिए गए हैं और उनको अप्रूव किया गया है। और टोटल प्रोजेक्ट्स हमारे 9 प्रोजेक्ट जो है वो चलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।